गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आपका फिर से रघुनाथ स्कूल के चैनल पे इंग्लिश की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि लास्ट क्लास तक हम लोगों ने आपकी एक कोई पोएम की जो पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें जो हमारी पोएम थी उसकी कुछ स्टैंजा डिलीट हो गई थी कंप्यूटर से। वो बाकी जो रह गई थी पोएम उसको मैंने कल ही आपको कंप्लीट करवाया। वो आपको वहीं पे अवेलेबल हो जाएगी जहाँ पे और पोएम्स आपको मिल जाएगी। और 30 की डेट में 30 जुलाई की डेट में वो आपको पोएम अवेलेबल मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम नए टॉपिक से पोएम्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए आज हम एक नए टॉपिक से नए सिरे से चर्चा करेंगे। और जो हमारा टॉपिक है किसके बारे में? लेटर के बारे में। किसके बारे में? लेटर के बारे में। लेटर को लेकर के सभी बच्चों में एक संशय बना रहता है कि लेटर को लिखें तो कैसे लिखें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि लेटर लिखना ही नहीं है, कभी कहीं पे कुछ कर देते हैं, कहीं पे कुछ लगा देते हैं। इस प्रकार से सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और मोस्टली टीचर्स भी इस चीज़ पे ध्यान भी नहीं देते हैं कि लेटर जो लिखा है उसका फॉर्मेट सही है या नहीं। फॉर्मेट का सबसे बड़ा जो लेटर राइटिंग हम लिखते हैं उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो लेटर का फॉर्मेट होता है। और उस फॉर्मेट को हम लोग गलत करते हैं, गलत तरीके से लिखते हैं। तो जो आपका इंप्रेशन है, फर्स्ट इंप्रेशन जो आपका कॉपी का बनता है, लेटर जैसे चेक करेगा तो 5 नंबर का लेटर आ रहा है तो इसका मतलब आपका फॉर्मेट ही गलत है। तो उसके अंदर लेटर में क्या कंटेंट है इसको कोई पढ़ने वाला ही नहीं। फॉर्मेट आपका गलत है तो फॉर्मेट के बेस पे आपको जो आपने थोड़ा बहुत कुछ लिखा है तो 2-2.5 नंबर आपको दे करके वहीं पे बात खत्म हो जाती है। इसलिए हम कैसे जो आपका 5 मार्क्स का जो लेटर राइटिंग आती है उसको कैसे 5 में से 5 और 5 लेकर के आए, इस बात को लेकर के हम लोग आज चर्चा करेंगे। और कैसे हमको लेटर लिखना है, किस प्रकार से लेटर आते हैं, कौन कौन से लेटर आपके सिलेबस में आ सकते हैं, कौन कौन से लेटर आपके सिलेबस में इंक्लूड है। तो इन लेटर्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। एक आपके ट्यूटोरियल क्लास के सिलेबस में एक जो एप्लीकेशन चलती है और एक चलता आपका मोस्टली जो लेटर बार बार पूछा जाता है उसमें एक जो एप्लीकेशन आती है, एक आता है आपका रेडिएटर का लेटर। इन दोनों में से किसी भी टाइम देख लो एक लेटर आपको जरूर देखने को मिलेगा। लास्ट इसी सेशन वाली बात में उसमें जो एप्लीकेशन है या रेडिएटर वाला लेटर दोनों आए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट सेशन में रेडिएटर का लेटर आया था। तो इस प्रकार से जो एप्लीकेशन और रेडिएटर का लेटर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो एप्लीकेशन और रेडिएटर का लेटर इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ में सबसे इजी लेटर, क्योंकि एक फॉर्मेट में चलते हैं, फिक्स आपको एक ही लेटर याद करवाऊंगा और उसी लेटर को लेकर के आपको क्या करना है, जितने भी रेडिएटर के लेटर है वो सब उसी लेटर के बेस पे आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले लेटर राइटिंग में जाने से पहले हम ये जरूर देखें कि लेटर लिखते कैसे। अपने अच्छी बात है, आपने 11वीं तक सीखा है, मैंने बोला कि आपको आता ही नहीं, कुछ भी नहीं आता। लेकिन कई जगह हम लोग क्या करते हैं, आज भी फॉर्मेट में गलती करते हैं। अच्छी बात है, जिस किसी भैया को बहन को आता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसको भी नहीं आता है और जिसको आता है वो भी एक बार इसको दोबारा देखें। अगर मैं भी कोई गलती करूँ तो मेरे को भी आप बताना कि भाई सर आपने यहाँ पे कुछ मिस्टेक की, हमने तो ये पढ़ा है और हमें तो ये पढ़ाया गया, आप ऐसा कुछ करा दें। तो ज़रूर उसमें मैं अपने आप को इस बात को स्वीकार करूँगा। क्लियर? आज हम चर्चा करते हैं हाउ टू राइट ए लेटर, कि एक लेटर को लिखते कैसे। ठीक है, तो इसमें अपन सबसे पहले आपका जो सिलेबस है उसके अंदर आपके लेटर के फॉर्मेट के एक जो लेटर देखते हैं, एक तो आपका लेटर देखने को मिलेगा फॉर्मल, और दूसरा जो आपको लेटर देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा आपको? इनफॉर्मल। 2 टाइप के लेटर मिलेंगे आपको, एक तो कौन सा? फॉर्मल, और दूसरा आपका कौन सा मिलेगा आपको? इनफॉर्मल। आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो कौन सी फॉर्मेट की चर्चा करेंगे? फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि फॉर्मल लेटर कौन कौन से होते हैं, इनफॉर्मल किसको कहते हैं, तो इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि फॉर्मल लेटर्स जो वो लेटर्स होते हैं जो हम किसी ऑफिस के लिए या किसी बड़े अधिकारी के पास में लेटर भेजते हैं, जिससे हमारा क्या है, कोई सामाजिक इश्यू हो सकता है, कोई राजनीतिक इश्यू हो सकता है, किसी भी प्रकार का आपका कोई इश्यू है, या आपका सोसाइटी से संबंधित कोई इश्यू हो सकता है, या आपका एजुकेशन से संबंधित आपका कोई इश्यू हो सकता है। जैसे आप स्टूडेंट्स हैं
तो आपका इसको किसके प्रति बन सकता है। आपको राजस्थान माध्यमिक बोर्ड के अधिकारी को, किसी अधिकारी को आपको लेटर लिखना है तो वो किस प्रकार से लिखें, उस लेटर में क्या क्या किस प्रकार से मेंशन किया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि वो कौन से टाइप के लेटर होते हैं आपके। वो आपके फॉर्मल टाइप के लेटर होते हैं। फॉर्मल का मतलब आपका कौन सा लेटर होता है, औपचारिक पत्र होते हैं। और दूसरा जो आपका चल रहा है, जो आपका लेटर है आपके सिलेबस में, वो कौन सा लेटर आपका इनफॉर्मल, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, अनौपचारिक पत्र जिसको अपन बोलते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो हम किसी अपने बड़े भाई, ये बड़े और छोटा भाई, बहन को, चाचा को, आंटी को, अंकल को, किसी को भी, अपने फादर को, किसी को भी अपन बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए बुलाते हैं या उनको थैंक यू बोलने के लिए लेटर लिखते हैं, या किसी अपनी स्टडी से संबंधित कोई भी जानकारी उन तक पहुंचाने या उनसे कोई जानकारी लेने के लिए, यानी आप अपने घरेलू जितने भी आपकी फैमिली से जो जितने भी रिलेशन से संबंधित जो जितने भी आपके गार्जियंस है या आपके अभिभावक है या आपका छोटा भाई या बड़ी बहन है, कजिन्स कोई भी हो, तो उनको जो अपन लेटर लिखते हैं तो वो आपके लेटर कौन से होते हैं, इनफॉर्मल लेटर होते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे कौन से लेटर्स की, फॉर्मल अपन जैसे बोलते हैं ऑफिशियल लेटर, जो कार्यालय पत्र होते हैं वो किसमें आते हैं, फॉर्मल लेटर में आते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। जो आप एक स्टूडेंट होने के प्रति स्कूल में कोई पत्र भेजते हैं, इसका मतलब वो भी क्या होता है आपका कौन सा लेटर, वो फॉर्मल लेटर है। क्लियर। अब अपन फॉर्मल लेटर के अंदर चर्चा करते हैं कि जो ये हमारा फॉर्मेट जो आज सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वो कौन से लेटर का फॉर्मेट है आपका, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। क्लियर। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्मल लेटर को लिखते कैसे। सबसे पहले आपको मैं बताऊं, सपोज दैट ये आपकी कॉपी का पेज है, इस प्रकार से ये आपकी कॉपी का क्या है, पेज है। और इस पेज के ऊपर आपको क्या करना है, लेटर राइटिंग, यानी कोई भी लेटर या एप्लीकेशन लिखनी है। क्लियर। अब सबसे पहले के टाइम में क्या था कि जो सेंटर एड्रेस होता है, उस एड्रेस को, यानी जो सेंटर का एड्रेस था, उस एड्रेस को नीचे ले जा करके, यानी जो सेंटर एड्रेस था उसको नीचे लिखते थे या अपन कॉर्नर में रखते थे, डेट को नीचे मेंशन करते थे, एक कॉर्नर में मेंशन करते थे, सॉरी। और बाद में रिसीव की बात करते थे, रिसीव का यहाँ पे वो लिखते थे द प्रिंसिपल या द, इस प्रकार से क्या करते थे, लेटर को शुरू किया करते थे। वो फॉर्मेट आपका क्या हो चुका है, काफी पुराना हो चुका है, और वो फॉर्मेट आपका एग्जाम की दृष्टि से अब आपका वो क्या हो चुका है, गलत भी हो चुका है। उस फॉर्मेट को सही नहीं माना जाता है। अगर वैसे फॉर्मेट में आपने लेटर लिखा, इसका मतलब वो लेटर आपका क्या होगा, गलत होगा, उसमें एक नंबर भी आपको नहीं मिलेगा। अब जो मॉडर्न टाइम में अपन जो फॉर्मेट की बात करें, जो आपके सिलेबस में जिस प्रकार से फॉर्मेट है उसकी बात करें, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जो यहाँ पे लिखते थे प्रिंसिपल दैट हेडमास्टर या दैट मैनेजर या जो किसी का भी अपन नाम लिखते थे दैट लेटर, तो कहने का मतलब वो फॉर्मेट जो आपका केवल ऑफलाइन था। कहने का मतलब आज अपन कंप्यूटर के माध्यम से प्रिंट करते हैं डायरेक्ट, कोई हाथ से नहीं लिखता, डायरेक्ट फॉर्मेट बना करके कंप्यूटर से अपन टाइप करके निकालते हैं। तो उसमें हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ से आपका मार्कर है तो यहाँ तक ले जाने में आपको क्या मिलेगा, इंटर देते हुए यहाँ पे लेके जाएंगे तो टाइम भी लगेगा, और इतनी जो स्पीड से अपन लिख सकते हैं वो नहीं कर पाते। डेट वहीं पे ले जाएंगे तो वापस कोई आपको वापस ऊपर जाकर के स्पेस देते हुए डेट लिखनी पड़ेगी। इस प्रकार से सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये बनी रहती है कि अपन लेटर को लिख के किस प्रकार से। तो यहाँ पे देखना कि सबसे पहले अपन बात करते हैं सेंटर एड्रेस की। कोई सा भी एड्रेस कैसा भी लेटर हो, आप हमेशा इस साइड से शुरू करेंगे और इस साइड में कुछ भी नहीं रहेगा। ये जो आपका लो आपके सामने मैंने पेज भी बना दिया, इस साइड में आपको कुछ भी नहीं रखना है। शुरुआत कहाँ से करनी है, यहीं से आपका जो सेंटर एड्रेस हो जाएगा, लाइन से टच से, ये नहीं कि थोड़ा सा आगे लें पीछे लें कैसे लें, नहीं, गलत। आपका लाइन से टच से आपको क्या करना है, फॉर्मेट लिखना है, शुरुआत करेंगे। बाद में आपके मान लो डेट आ गई, यहाँ पे अपन डेट मेंशन करेंगे। डेट के बाद में अपन का जो यहाँ पे देखते हैं ना रिसीवर एड्रेस, तो यहाँ पे अपन किसको नोट करेंगे, रिसीवर का एड्रेस नोट करेंगे। कहने का मतलब इस लाइन से जो आपकी जहाँ से अपन शुरुआत करते हैं इससे टच होना चाहिए सारे का सारा मैटर, उसमें ये नहीं करें कि इसको थोड़ा आगे पीछे करें, ठीक है। उसके बाद में आपका सेंटेंस वर्ड आता है, वो भी यहीं पे लिखेंगे। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आता है, वो भी यहीं पे लिखेंगे। बाद में आपका बॉडी ऑफ लेटर आता है,
तो उसमें हम एक तो अक्षर का स्पेस दे सकते हैं ताकि हमारा बॉडी पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट दिखे, और स्पेस ना दें तो आपको लाइन की जरूरत पड़ेगी, एक लाइन छोड़ेंगे तो बार-बार लाइन छोड़ते हुए चलेंगे, तो इसका मतलब बार-बार आपकी लाइन ज्यादा छोड़ने पे ये लगेगा कि फॉर्मेट आपका गलत सा दिखाई देगा। गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन इसलिए हम क्या करते हैं बॉडी ऑफ लेटर, जो बॉडी ऑफ लेटर है तो यहाँ पे जो टू वर्ड्स जितना अपन क्या करेंगे स्पेस देंगे इतना सा, और यहाँ से हम शुरू कर देंगे। क्लियर? ठीक है। और उसके बाद में आपका आता है कौन सा एड्रेस, योर फेथफुली वो होता है होगा लिंक, और उसके बाद में आपका कौन सा सेंटर का नेम आ जाएगा, और बाद में ENC, CC और PP इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इन सब से मेरा ये बताने का उद्देश्य ये है कि जो कुछ भी शुरू होगा इस लाइन से टच रहेगा, कहीं पे भी आपको कुछ भी यहाँ पे ले जाने की आवश्यकता नहीं। क्लियर? अब आगे देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहली बात आती है एड्रेस। मैं बताऊं आपको एड्रेस क्या है। कईयों के लिए कंफ्यूज होने लगती है कि ऊपर जो एड्रेस आएगा वो मेरा आएगा या सामने वाले का आएगा, सेंटर का आएगा या रिसीवर का आएगा, वो कंफ्यूज रहता है। एड्रेस के बारे में आज भी सन से बना रहता है कि एड्रेस ऊपर वाला एड्रेस किसका होता है, नीचे एड्रेस किसका आता है, कैसे लिखते हैं एड्रेस। तो ये देखें ना कि जो ऊपर जो अपन एड्रेस लिखते हैं वो किसका आता है, सेंटर का एड्रेस होता है। सेंटर का मतलब जो लेटर को क्या कर रहा है, भेज रहा है, उसका एड्रेस कहां पे आएगा, यहाँ पे ऊपर आएगा। सपोज है अपन कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं जैसे 128 राम कॉलोनी जयपुर। राम कॉलोनी जयपुर। ये जो एड्रेस है वो किसका एड्रेस है? सपोज दैट यू आर मीना, यू लिविंग 128 राम कॉलोनी जयपुर। इसका मतलब आपको क्या बताया गया है, मीना बताया गया, और आप कहाँ के रहने वाले हैं, राम कॉलोनी जयपुर के रहने वाले। इसका मतलब आपको लेटर के अंदर आपका एड्रेस दिया हुआ है, और 99.99% आपको एग्जाम में देखेंगे जो लेटर आएगा उसमें एड्रेस आपको अपना दिया हुआ मिलेगा, अपना खुद का एड्रेस उसमें नहीं मेंशन करना। इसलिए यहाँ पे आपका क्या जाएगा, सबसे पहले एड्रेस आएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेंडर का एड्रेस। दूसरी बात अपन बात करते हैं इसकी डेट से पहले रिसीवर एड्रेस। सबसे बड़ी कंफ्यूजन रिसीवर एड्रेस को लेकर के होती है कि रिसीवर का एड्रेस कैसे लिखें, कहाँ पे लिखें, कैसे किस प्रकार से करें, वो देखना। जैसे रिसीवर का जो एड्रेस होता है, दो टाइप का एड्रेस होता है। एक तो छोटा सा मेंशन एक एड्रेस हो सकते हैं, या इसको अपन सही बताऊं आप मैं मेरे लिए ये होता है केवल डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मीन क्या होता है, ये होता है पद। ये एड्रेस नहीं होता रिसीवर का, ये क्या होता है भैया, पद होता है। इसका मतलब ये एड्रेस नहीं होता तो एड्रेस कहाँ होता है रिसीवर का। हमेशा याद रखना, आप जनरली रियल लाइफ में देखें तो जो रिसीवर का जो एड्रेस होता है, आप वास्तव में लेटर देखिए, एग्जाम की दृष्टि से नहीं सीखें, आपको जीवन में काम आए इस दृष्टि से आपको लेटर लिखना सीखना है, और एग्जाम में तो आपको आना चाहिए अच्छी तरह से। तो इसमें देखना भैया कि जो डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद। जैसे एक बार मैं कोई डेट मेंशन कर रहा हूँ, उसमें कोई बात नहीं देखेंगे, डेट को मैं आपको दोबारा बताऊँ किस प्रकार से नहीं है। उसके बाद में जैसे बात करते हैं रिसीवर एड्रेस की। रिसीवर का कोई एड्रेस नहीं होता है, कोई एड्रेस का मतलब रिसीवर का जो यहाँ पे लिखा जाता है वो एड्रेस नहीं होता है, वो उसका क्या होता है, डेजिग्नेशन होता है। वो उसका क्या होता है, डेजिग्नेशन होता है, उसका पद होता है। क्लियर? कि जो यहाँ पे लिखा जाता है लेटर के अंदर जो लिखा जाता है, अंदर का मतलब जहाँ पे हम लेटर के बॉडी पार्ट्स को, सैल्यूटेशन वर्ड्स को, सेंटर एड्रेस को लिख रहे हैं, वहाँ पे अंदर जो एड्रेस होता है, सेंटर एड्रेस के अलावा जो एड्रेस होता है वो रिसीवर का भैया एड्रेस नहीं होता है, वो होता है उसका डेजिग्नेशन। वो क्या होता है, उसका डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है भैया कि उसका क्या होता है, वो पद होता है। जैसे आपने लिखा है मैनेजर, क्या लिखा, द मैनेजर, और यहाँ पे अपन किसी बैंक का नाम दे देते हैं, एक्सिस बैंक
दशमलव, या आपने यहाँ पे कर दिया एक्सिस बैंक दिल्ली, मैनेजर एक्सिस बैंक दिल्ली। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्या है, आपका एड्रेस नहीं है भैया, ये क्या है डेजिग्नेशन। दोबारा देखना, ये एड्रेस नहीं है, क्या है डेजिग्नेशन। तो फिर एड्रेस कहाँ आएगा, जहाँ पे अपन लेटर लिख करके फोल्ड करके उसको एक लिफाफे में डालते हैं, और लिफाफे में डालने के बाद में अपन क्या लिखते हैं, एक साइड में क्या आता है सेंडर एड्रेस लिखते हैं, एक साइड में क्या लिखते हैं रिसीवर एड्रेस लिखते हैं विद पिन कोड, यानी पोस्ट ऑफिस के पिन कोड नंबर के साथ में क्या लिखते हैं, उसका पूरा एड्रेस लिखते हैं, गली नंबर, वार्ड नंबर, जो भी नंबर उसके हैं, जितना जानते हैं उसके बारे में, एड्रेस के बारे में, उतना पूरा का पूरा हम क्या करना पड़ता है, उसका एड्रेस नोट करना पड़ता है। आगे बात, तो जो रिसीवर का जो एड्रेस होता है, पूर्णतः जो एड्रेस होता है रिसीवर का, वो हमेशा लिफाफे के ऊपर होता है, लेटर के अंदर नहीं होता है। लेटर के अंदर होता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, डेजिग्नेशन बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, पद बोल सकते हैं। वो किस पद पे और किस पोस्ट के ऊपर है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं। केवल ये याद रखना कि वो रिसीवर एड्रेस उसको बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा कि रिसीवर एड्रेस बोले तो वो गलत है, नहीं गलत नहीं, लेकिन वो मोस्टली उसका एक पद ही होता है, केवल उसका मात्र क्या होता है, पद होता है। पूरा जो एड्रेस आता है उसका आप देख लो, आपने द मैनेजर एक्सिस बैंक दिल्ली करके आपने लेटर को पोस्ट कर दिया, उसके ऊपर भी जो एड्रेस है उसमें भी द मैनेजर एक्सिस बैंक दिल्ली कर दिया। तो ये क्या दिल्ली के अंदर ये थोड़ा है कि एक्सिस बैंक एक है, बहुत सारी शाखाएं हैं, कौन सी कॉलोनी में है, कौन सी, यानी अलग अलग जो एड्रेस है वो आपको पूरा बताना है। अब आपने मान लो लेटर के अंदर तो आपने एड्रेस दे दिया, लेटर के अंदर आपने एड्रेस नोट कर दिया, और बाद में आपने क्या नहीं किया, किसी प्रकार का एड्रेस लिफाफे के ऊपर नोट नहीं किया, इसका मतलब वो काउंट थोड़ा ना जाएगा। आपने तो बोल दिया कि मैंने तो एड्रेस लिखा था, तो वो एड्रेस तो कहाँ गया, लिफाफे के अंदर चला गया, लेटर के अंदर लिखा हुआ। ये थोड़ा ना कि डाक के रास्ते में उस लिफाफे को खोल लेगा, बाद में देख करके उसको पकड़ा के आएगा। इसका मतलब वो जो प्राइवेसी नाम की चीज़ है वो खत्म हो जाएगी, गोपनीयता भी तो होनी चाहिए कोई चीज़ में। ठीक है, तो ये चीज़ होनी चाहिए कि जो होता है वो एक प्रकार का डेजिग्नेशन होता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, रिसीवर एड्रेस बोल सकते हैं, लेकिन वो एक पद भी होता है। क्लियर। अब रही बात इसकी, जो सेकंड नंबर हमारा पॉइंट है वो क्या है, डेट। दिनांक किस प्रकार से लगाते हैं हम लोग, डेट लगाते हैं, इसमें बहुत प्रकार की गलतियां करते हैं और सुधार भी नहीं करते, गलतियां करते हैं फिर भी सुधार नहीं करते हैं। कि कईयों की आदत क्या रहती है, 31 और यहाँ पे 6 या 7 भी करके 2000 या कई भैया क्या करते हैं, जैसे महीना तो वैसे 7 होना, तो कई क्या करते हैं 7 और यहाँ पे क्या करते हैं 2020। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। जैसे 31 कईयों की ये भी तरीका होता है 07/2000। ये जो तीनों टाइप से आप जो डेट लिख रहे हैं वो आपकी कौन सा डेट क्या है, डेट का फॉर्मेट आपका क्या है, गलत। डेट का फॉर्मेट ये गलत कैसे है वो आपको मालूम होगा, आप मानेंगे कि इसमें कोई गलती नहीं है, ये गलत है भैया, कैसे गलत है वो होगा। यहाँ पे तो आज तो मान लो 31 डेट कितनी आज 31 जुलाई, लेकिन अगर मान लो 7 जुलाई की बात है, क्या है 7 की तो मान लो 8 जुलाई की बात है, और महीना कौन सा, जुलाई कौन सा हो गया, 7वां महीना से, तो 7वें महीने में अपन मान लो आपने 08/07/2020 या आपने आपकी आदत से क्या करते हैं 8/7/2020 ये कर दिया। अब मेरे को भैया आप ये बताओ कि ये दिनांक माने या इसको मंथ माने, ये डेट है जो दिन है, यानी ये कोई डे की डेट है या ये कोई मंथ की डेट है। तो कहने का मतलब ये नहीं बता सकता कि 8 तारीख है या 7वां महीना है, क्योंकि आप अपने मोबाइल में डेट का फॉर्मेट सेट करके देख लो, लेकिन आप किसी भी तरीके से डेट को सेट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि आपको ये भी बोल सकते हैं कि जो दिनांक आएगी वो पहले आएगी और महीना बाद में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा हमने चला दिया, इसका मतलब चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ वहाँ पे आपको ये एड्रेस का जो डेट का जो तरीका आपका वो गलत है।
अब आप डेट लिखें कैसे वो देखना। डेट को इस प्रकार से लिखें कि या तो आप जैसे जुलाई का महीना है तो सबसे पहले जुलाई को मेंशन करें, जुलाई तो कितनी है 31, यहाँ पे कोमा और 2020। एक तो फॉर्मेट ये आपका राइट माना जाएगा, क्लियर। और एक आपका जो फॉर्मेट माना जाएगा, जो राइट फॉर्मेट जो माना जाएगा आपका सबसे बेटर जो आपका फॉर्मेट आपके सामने लग रहा 31 या 31 जुलाई 2020, ये फॉर्मेट सबसे अच्छा फॉर्मेट है। और इसमें आप किसी प्रकार की डेट आपकी गलत नहीं हो सकती और इजी भी रहता है पढ़ने में और बोलने में। इसको बोलने में तक हमारे कई बार क्या होता है कंफ्यूज होता है नई चीज को देख करके। तो 31 जुलाई 2020 ये आपका डेट का क्या होना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए, क्लियर है, एम आई राइट? कि ये आप क्या करेंगे डेट इस प्रकार से लिखेंगे, क्लियर। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी सैल्यूटेशन की, कोई दिक्कत नहीं है डेट में। अब सबसे बड़ी बात ये बता दूं आपको, यहाँ पे जो एड्रेस आता है वो सेंटर एड्रेस आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है सेंटर एड्रेस में। उसके बाद में यहाँ पे मैं लाइन लगा रहा हूँ, उसका मतलब आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़नी है यहाँ पे सेंटर एड्रेस और डेट के बीच में आपको क्या करनी है, एक लाइन आपको ब्लैंक छोड़नी है, खाली छोड़नी है। दूसरी डेट के बाद में क्या क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, डेट के बाद में भी आप क्या छोड़ेंगे, एक लाइन जरूर छोड़ेंगे, ताकि आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपका लेटर का जो फॉर्मेट होगा वो सही तो सही है लेकिन दिखेगा सबसे अच्छा और दिखते ही आपको वही है जो दिखता है वही दिखता है। तो कहने का मतलब कि जो आपका डेट का फॉर्मेट और आपका जो लेटर लिखने का तरीका है अगर सही है तो आपका लेटर यहाँ तक, मेरा जहाँ तक मानना है 99% आपका लेटर अंदर से पढ़ा नहीं जाएगा, डायरेक्ट आपको 5/5 5 में से 5 नंबर मिलेंगे, क्लियर। और उसके बाद में अपन बात करते हैं, यहाँ तक अपन पहुंच गए। उसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, सैल्यूटेशन, किसकी सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का क्या होता है हमारे हिंदी में, जिसको हम क्या बोलते हैं, संबोधन। क्या होता है, संबोधन। अब संबोधन में अपन देखते हैं कि एक तो अपन प्रयोग करते हैं डियर सर, क्या करते हैं, डियर सर, ठीक है। और एक आज आपका हो गया डियर मैडम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये क्या करते हैं, रेस्पेक्टेड सर। रेस्पेक्टेड सर आपका थोड़ा सा मैं जहां तक मानता हूँ, मेरा मानना है ये रेस्पेक्टेड सर की बजाय आपका डियर सर जो आप लिख रहे हैं वो आपका बेटर रहेगा। कई बार ये भी मानना है, कई लोग ये भी बोलते हैं कि डियर सर तो क्या हो गया, कुछ इनफॉर्मल सा दिखाई देगा, इसमें कुछ कोई इनफॉर्मल नहीं है। पूर्णतः डियर सर वर्ड जो है, डियर वर्ड आपका फॉर्मल वर्ड है, सर के साथ में पर आप डियर लगाते हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मल वर्ड है। इसमें अपन फॉर्मल लेटर की बात कर रहे हैं, फॉर्मल वर्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत मेरे भाइयों को यहाँ पे होती है, कौन से भाइयों को, कुछ ऐसे मेरे भाई है जो मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ पे दिक्कत रहती है कि मैडम की स्पेलिंग नहीं ढंग से लिख नहीं पाते। खासतौर से आर्ट्स के बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं 10th में इस प्रकार से सीख कर गए और मैडम का कभी काम नहीं हुआ, काम नहीं पड़ा, इसका मतलब मैडम की स्पेलिंग आएगी कहाँ से। तो इसका मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट के रूप में अपन जो शॉर्ट फॉर्म के रूप में मैडम लिखते हैं, तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ आपके लिए बेटर ये रहेगा कि भैया क्या लिखें, डियर सर लिखें, मैडम से ज़्यादा, मैडम वर्ड का ज़्यादा प्रयोग नहीं करें। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका डियर सर, अब इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, केवल आपका फॉर्मल वे में फॉर्मल तरीके से आपका डियर सर सेलिब्रेशन एकदम राइट है, कोई गलत नहीं है, क्लियर। तो अपन डियर सर वर्ड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में एक जो तरीका है सेलिब्रेशन का, अगर आप मान लो किसी का नाम जानते हो, सर का मतलब मान लो आप किसी को जो भी आपका सर है जिसको आप लेटर लिखना चाह रहे हैं, लिख रहे हैं, अगर उसका आप नाम जानते हो, जैसे मिस्टर राहुल या मिस्टर कुमार, अगर आप उसका नाम जानते हैं, इसमें नाम लिखने में कोई आपत्ति नहीं है। कहने का मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि एग्जाम में नाम लिखना है, मैं बोल रहा हूँ अगर आपके इन फ्यूचर आपकी डेली लाइफ में कभी भी आपको काम पड़े, आपको लेटर लिखना पड़े, तो नाम
लिख सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। कई बच्चों के संशय बना रहता है कि अगर हम नाम लिखते हैं तो गलत होता है कि नहीं, कोई गलत नहीं होता। मिस्टर मिसेस का प्रयोग करते हुए आप नाम को मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में एक जो हमारी हैबिट बनी रहती है, यहाँ पे भी ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे भी ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे भी ऐसे कर देते हैं। तो इस प्रकार से कोमा का प्रयोग आपका लेटर में कहीं पे भी नहीं होगा। ये जो आप कोमा लगाने की जो आपकी आदत है ना, ये चलता रहता है, पता ही नहीं चलता है क्योंकि हैबिट बनी हुई है। तो इसको छोड़ दें कि लेटर के अंदर आपको कहीं पे भी कोमा का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि पहले के फॉर्मेट में कोमा का प्रयोग करते थे वो अपन हैंड राइटिंग यानी हैंड जो अपन क्या करते थे अपने हाथ से लिखते थे। आज कंप्यूटराइज्ड जो युग है इसके अंदर हम क्या देखते हैं, किसी प्रकार की कोई कोमा का प्रयोग आपको नहीं करना है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद में अपन सेलिब्रेशन के बाद में देखते हैं, जहाँ पे मान लो यहाँ पे मैंने सेलिब्रेशन के रूप में लिख दिया आपका डियर सर। यहाँ पे भी भैया एक लाइन यहाँ पे छोड़ दी, एक यहाँ पे, और यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, एक लाइन का गैप देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे डियर सर। और यहाँ पे भी आप कोमा का प्रयोग नहीं करेंगे, कोमा का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद में आपका आता है बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर का मतलब जो आपको उसके बाद में आपका रहेगा सब्जेक्ट। कौन सा रहेगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, जैसे मान लो ज्यादा तो आपके लिए क्लियर रहेगा, सब्जेक्ट जो होगा वो आपका 10 to 12 वर्ड्स के अंदर, 10 to 12 वर्ड्स के अंदर ही होगा। कहने का मतलब बेटर ये रहेगा। कईयों की आदत क्या है कि लेटर के अंदर क्या ढूंढते हैं, सब्जेक्ट उसी के अंदर ही ढूंढते हैं जो आपका पर्सन के अंदर जो लेटर दिया हुआ है उसी के अंदर। क्वेश्चन है उसके अंदर क्या करते हैं, सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट काफी बड़ा, उसको 2-3 लाइन का सब्जेक्ट मिल जाता है, तो वो पूरा क्या कर देते हैं उसमें लिख देते हैं। तो ये देख लेना कि आपने इस प्रकार से अगर किया है ना, तो इसका मतलब नंबर 2 ही मिलने उसमें। 2 नंबर तो आपने कुछ लिखा है थोड़ा बहुत दैट फॉर्मेट में जो भी आपने सही किया, 2 नंबर तो मिलने, लेकिन जो लेटर का जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। कैसे? जैसे मान लो सब्जेक्ट में लिखना हूं, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आपका इस प्रकार से आप ऐसे लिख सकते हैं आराम से, इतना सा प्रयोग करके। सब्जेक्ट में आप क्या करेंगे, जैसे मान लो आपको मैनेजर से क्या काम हो सकता है, अराउंड ओपन टू ओपन, और कौन सा अकाउंट है, करंट होता है या सेविंग होता है, जो कि आप करवाना चाहते हैं। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इतना सा सब्जेक्ट लेंगे, सर प्लीज टू सेविंग टू ओपन सेविंग अकाउंट। तो इस प्रकार से आप ज्यादा उस सब्जेक्ट को क्या नहीं करें, बड़ा नहीं करें। सब्जेक्ट का मतलब विषय, विषय का मतलब वो चीज लिखें तो यानी इस प्रकार से जो लेसन होता है उसके ऊपर जो लेसन का नाम दिया होता है, जो नेम होता है, वो एकदम से छोटा सा नेम होता है जिसको देख करके हमको पता चल जाता है कि लेसन के अंदर क्या है। तो इसी प्रकार से जो लेटर का आपका सब्जेक्ट होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए कि जो कोई भी देखे वो आराम से देख के समझ जाए कि इसके अंदर वो कहना क्या चाहता है। पूरा लेटर कोई पढ़ता भी नहीं है, ना किसी को पढ़ने का टाइम होता है। तो आप इतना बड़ा लिखोगे तो इसका मतलब इन फ्यूचर में आपकी तो प्रॉब्लम है, आपका कोई लेटर दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने बॉडी पार्ट की जगह तो आपने सब्जेक्ट बना रखा है उतना बड़ा बॉडी पार्ट्स, आपका बॉडी पार्ट्स पढ़ना तो बहुत मुहावरा हो जाएगा उसके लिए, आप इतना उसके अंदर मेंशन कर देंगे। तो जो आपका सब्जेक्ट है वो बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप सब्जेक्ट को बॉडी पार्ट्स बना करके लिख रहे हैं। ठीक है? जो बॉडी ऑफ लेटर है ना उसकी तरह सब्जेक्ट को नहीं लिखना है। ये हो गया। ठीक है? उसके बाद में बात करते हैं इसकी बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है। मान लो यहाँ पे यहाँ से आपने जैसे देखो 1 2 3 और यहाँ पे 4 से आपने क्या कर दी, लाइन छोड़ते छोड़ते चल रही है ना, 4 लाइन हमने छोड़ दी, 5 भी छोड़ेंगे 6 भी छोड़ेंगे तो थोड़ा सा क्या लगेगा, अजीब सा लगेगा। क्योंकि उसके बाद में जैसे अब वैल्यू में ये भी तो रहता है कि सैल्यूटेशन पहले आएगा या सब्जेक्ट पहले आएगा, ये को क्लियर कर देता हूँ। कभी भी आप एग्जाम में लेटर लिखें उसमें सैल्यूटेशन या सब्जेक्ट में किसी प्रकार से आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपने पहले सब्जेक्ट लिख दिया बाद में सैल्यूटेशन आपका रह गया भूल से तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सब्जेक्ट के बाद में सैल्यूटेशन वर्ड डियर सर का प्रयोग कर सकते हैं। ये नहीं कि उसको काटा पीटी करें वापस सुधारें, ये नहीं करना है। कहने का मतलब सैल्यूटेशन और सब्जेक्ट के अंदर आपको कोई कुछ नहीं होना है, ये डियर सर बाद में भी आ सकता है पहले भी आ सकता है। अब बॉडी ऑफ लेटर में मैंने बोला 1-2 वर्ड्स के लिए, जैसे एक नाम आता है सब्जेक्ट लिखना सा आपने नाम छोड़ दिया, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना उतना सा नाम छोड़ा
होगा, इतनी सी आपने जगह छोड़ी और यहाँ से आपने क्या कर दिया, लेटर को शुरू कर दिया। यहाँ से आप लेटर लिखते जाएंगे, ये इनिशियल लेटर छोड़ करके यहाँ से आप शुरू कर देंगे और यहाँ से लेटर आप बॉडी पार्ट्स में लिखते जाएंगे। बॉडी पार्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि आप एक जहाँ पे फुल स्टॉप आता है उसी के बाद में आप दूसरा फुल स्टॉप शुरू कर यानी दूसरा सेंटेंस शुरू कर रहे हैं, और उसमें थोड़ी सी अलग चीज थी उसके अंदर आपकी थोड़ी सी, जैसे अलग चीज का मतलब पहली जो बॉडी पार्ट्स की 2-3 लाइन होती है उसमें क्या बताएंगे, समस्या बताएंगे। सेकंड जो उसके बाद में अपन जो लाइंस लिखेंगे वो हमारी क्या होगी, उसमें कोई रिक्वेस्ट होगी कि सर ऐसा कुछ हो रहा है आप हमारी मदद करें, तो वो लाइन में आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर मान लो ये लाइन आपकी 3 लाइन में आपकी समस्या को इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे लाइन खत्म हो गई तीसरी, इसका मतलब आप एक लाइन छोड़ दें और उसके बाद में क्या करें, रिक्वेस्ट वाले जो सेंटेंस एक तो अपन लिखते हैं वो लिख सकते हैं। मान लो ये जो आपकी थर्ड जो लाइन है वो यहाँ पे खत्म हो गई, इसका मतलब आपको क्या लिखना है, इसी प्रकार की लाइन भी छोटी है, उसके जस्ट नीचे वाली लाइन से आप क्या कर सकते हैं, आगे की जो बात है वो मैं कर सकते हैं। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फिर से इस बॉडी पार्ट्स को जैसे मैं लेटर लिखूंगा उसमें क्लियर करूंगा। ओके, अब उसके बाद में बात होती है किसकी, योर्स फेथफुली सिंसियरली, और उसी के साथ में आपके कुछ वर्ड्स आते हैं कौन से, तो आज तक याद करते हैं फिर भी गलत करते हैं, ओबीडियंटली, और आपका वर्ड चलता है ट्रूली। जो आज तक याद करते हैं कुछ मेरे स्टूडेंट्स है जो आज तक थर्ड फोर्थ क्लास से एप्लीकेशन लिख रहे हैं वहां से याद करके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, गलत करते हैं। ठीक है, उसमें आपको ये ध्यान रखना कि ओबीडियंटली और ट्रूली, ट्रूली आपका जो वर्ड है वो आपका फॉर्मल लेटर में बेटर नहीं माना जाता है। एक कहने का मतलब फॉर्मल का एक ये जो आपका योर्स फेथफुली या ट्रूली के अंदर अपन ट्रूली का प्रयोग करते हैं तो ये फॉर्मल लेटर के अंदर थोड़ा सा गलत दिखेगा, और उसमें कोई गलत तो वैसे नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आपका जो ट्रूली वर्ड है वो एक फॉर्मल वर्ड है, फॉर्मल वर्ड नहीं। बात रही किसकी, ओबीडियंटली की, बात किसकी कर रहे हैं, ओबीडियंटली। ओबीडियंटली की मेरे स्टूडेंट्स में आपको बता दूं कि ओबीडियंटली वर्ड का प्रयोग वहीं पे किया जाता है जब आप स्कूल से संबंधित कोई भी एप्लीकेशन या लेटर लिख रहे हैं। क्लियर, कि अगर आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं तो आप ओबीडियंटली का प्रयोग कर सकते हैं और करना चाहिए। स्कूल से संबंधित जो भी लेटर या एप्लीकेशन होती है उसमें ओबीडियंटली का प्रयोग ही होना चाहिए ज्यादा जहां तक उसके, और वहीं पे आपका किसका प्रयोग होगा, ओबीडियंटली का प्रयोग होगा। कहने का मतलब एप्लीकेशन प्रिंसिपल को लिखिए, फिर हेडमास्टर को लिखिए, आपकी स्कूल में कोई भी आप स्टूडेंट है तो आज आपका कल ही आपका काम हो जाए कि आपको कोई एप्लीकेशन या लेटर लिखना पड़े तो उसमें ओबीडियंटली वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं और करना चाहिए। ओबीडियंटली वर्ड का प्रयोग कब, स्कूल से संबंधित जो लेटर या एप्लीकेशन होती है उसके अंदर। रही बात किसकी, मैंने यहाँ पे लिखा है फेथफुली और सिंसियरली, क्या लिखा है, फेथफुली और सिंसियरली। ये दोनों वर्ड कैसे वर्ड है, फॉर्मल वर्ड है। फॉर्मल लेटर लिखते समय, फॉर्मल लेटर आपको पता है मैंने क्या होता है, किसको होता है, तो फॉर्मल लेटर हम लिखते समय फेथफुली या सिंसियरली, सिंसियरली को आप ज्यादा हाथ में डालना है इसमें, क्योंकि स्पेलिंग की एरर 101% होगी एग्जाम के टाइम सिंसियरली लिखते समय। तो आप फेथफुली जो वर्ड है आपका उसको इजीली आपने आराम से आपको याद भी है और इसको आप आराम से लिख सकते हैं। फेथफुली जो वर्ड है आपका पूरी तरह से कंप्लीटली फॉर्मल वर्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि एक फॉर्मल हो जाएगा, नहीं, पूरी तरह से कंप्लीटली रूप से फॉर्मल वर्ड है। और उस केस में कि फेथफुली का प्रयोग करते हैं तो आपका ज्यादा जो बेटर वर्ड है वो फेथफुली रहेगा। अब ये प्रयोग होता है सिंसियरली का, सिंसियरली का होता है यहाँ पे फेथफुली की जगह भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन जहां मेरा मानना है, जहां तक मैंने सीखा है, जो सिंसियरली वर्ड होता है, जैसे आपको मैंने बताया यहाँ पे डियर सर की जगह हम देना क्या लिख सकते हैं, नाम जानते हो तो डियर राहुल या डियर नहीं सॉरी मिस्टर राहुल या मिस्टर राजवीर, मिस्टर जो कुछ भी अपना नाम लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। तो उस केस में अगर आप नाम जानते हो जिसको लेटर लिख रहे हैं उसमें आप सिंसियरली वर्ड का प्रयोग करें, कर सकते नहीं करें। इसमें अगर आपने मिस्टर राहुल ये सब कुछ लिखा है तो आप सिंसियरली वर्ड का प्रयोग करें। और यहाँ पे आपको एक बार जाना है कि बेटा देखो तो एग्जाम की दृष्टि से देखना है तो मिस्टर राहुल को एक बार छोड़ो और आपको ये देखना है डियर सर कैसे लिखना है, और मैडम यहीं पे आपको प्रयोग करना नहीं है, करना है तो आप कर सकते हैं, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, लेकिन भैया स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए। मैडम की स्पेलिंग अभी भी आप देख सकते हैं, अब मैंने कोई बता दिया तो आपकी अलग बात है, नहीं तो पता नहीं मैम किस प्रकार से लिखते हैं, MEM अलग ही एक तरीका है सबका लिखने का।
उसके बाद में बात आती है इसका सेंडर का नेम। सेंडर नेम का मतलब अपन लिखते हैं योर सॉवरेन डी, उसके बाद में अपना नाम लिखते हैं। तो इसी प्रकार से योर फेथफुली के नीचे हमारा नाम होगा। क्लियर क्लियर है। उसके बाद में 3 वर्ड आपके सामने लिख रहा हूं, ENC CC PP, जिसको हम बोलते हैं एक्रोनिम्स। ENC CC और PP, जिसको हम बोलते हैं एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स का मतलब होता है एक प्रकार की क्या होता है शॉर्ट फॉर्म होती है, शॉर्ट जो रूप होता है उसको हम क्या बोलते हैं एक्रोनिम्स बोलते हैं। जैसे अब इनका उपयोग कहां पे होता है, ENC का मैंने यहां पे लिखा है, ENC का मीनिंग क्या होता है इनक्लोजर्स, इनक्लोजर्स। CC का मतलब कार्बन और C का मतलब कॉपी, और PP का मतलब होता है पर कोर्स, पर प्रोपोर्शनल, पर प्रोपोर्शनल। इस प्रकार का वर्ड होता है आपका PP। इनमें आपको फुल फॉर्म में ये बोला कि आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, इन वर्ड्स का पता होना चाहिए इसका प्रयोग कहां पे होता है। ENC का प्रयोग कहां पे होता है, जब आपने कोई लेटर लिखा, मान लो आपने मार्क्स से संबंधित, आपके एग्जाम के मार्क्स से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो गई, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को आपने लेटर लिखा है, तो उसमें आप क्या करेंगे अपने पुराने मार्क्स की डिटेल या जो आपकी मार्कशीट है, आपकी मान लो आपकी नेम में मिस्टेक हो गई, आप ठीक करवाना चाहते हैं उसको, तो आप क्या करेंगे पुरानी जो मार्कशीट है उसकी आप अगर मान लो कॉपी इंक्लूड करनी है, हमारा जो और जो प्रूफ करना है कि मेरा नाम ये है वास्तव में, तो इस प्रकार से कुछ करने के लिए हम क्या करते हैं उस लेटर एप्लीकेशन के साथ में क्या करते हैं कुछ हमारी फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स को अटैच करते हैं। उन फाइल या डॉक्यूमेंट को अटैच करते हैं तो ENC वर्ड का उपयोग करते हैं। जहां पे आपका लेटर लास्ट में खत्म होता है वहां पे आप क्या लिखते हैं, दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज बता रहा हूं, ENC लगा करके 1 नंबर, जैसे आपने जो कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट अटैच किया 1 2 3 4 इस प्रकार से नंबर लगाते हुए आप उसमें लिख दें, तो जो लेटर पढ़ने वाला है जिसके पास में लेटर पहुंचेगा वो ऊपर लेटर को पढ़ते उसको पता चल जाएगा इसके अंदर आपके इस चीज से प्रूफ के लिए क्या क्या चीजें लिखी गई, क्या क्या चीजें लिखनी है, क्या क्या चीजें अटैच की गई है, इसमें जाति प्रमाण पत्र है या नहीं, इसमें मूल आपका प्रमाण पत्र है या नहीं, इसमें आपका आइडेंटिटी कार्ड है या नहीं, इसमें आपका आधार कार्ड है या नहीं, कोई भी किसी प्रकार के अधिकारी को जैसे आपका इसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस है, ENC लगा करके आपने अगर किसी चीज की प्रतिलिपि लगाई है, कॉपी लगाई है, उसको आप लिखते जाइए कि ये डॉक्यूमेंट मैंने अटैच किए हैं सर। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी CC की बात करते हैं। CC का मतलब क्या होता है आपका कार्बन कॉपी। CC का मतलब क्या होता है कार्बन कॉपी, और कार्बन कॉपी का मतलब कहां पे CC का प्रयोग यहां पे ENC की तरह आप लास्ट में इसका प्रयोग कर सकते हैं, CC लिख करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, और कार्बन कॉपी कब लिखते हैं, जब मान लो सपोज है कि आपके सोसाइटी में कोई समस्या है, ठीक है, और वो समस्या आपने समस्या मान लो गंदगी से संबंधित कोई समस्या है, आपने उसकी जो कंप्लेन है या जो आपने कोई लेटर लिखा इसमें नगरपालिका मंडल में या फिर रतनगढ़ में लिख दिया, क्लियर, और उसके बाद नगरपालिका मंडल ने आपके प्रति कोई एक्शन नहीं किया तो आप किसको लिखेंगे, मान लो कलेक्टर को लिख दिया, SDM को लिख दिया, ठीक है, उनको शिकायत कर दी कि भाई सर ये प्रॉब्लम आ रही है कॉलोनी के अंदर, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम काफी दिनों से बनी हुई है, इसका निवारण करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और उसी के साथ में मान लो आपने SDM को लिख दिया और उसी के साथ में आप किसको लिखना चाहते हैं, कलेक्टर को। जैसे मान लो आप एक कॉपी एक ही लेटर की एक ही समस्या हुई नहीं कि आपको बार बार रिपीट करना पड़े, एक कॉपी किसको कर देंगे नगरपालिका मंडल को, एक कॉपी किसको भेजेंगे SDM को, और एक कॉपी किसको भेजेंगे कलेक्टर को। तो मान लो CC लिख करके आपने लिख दिया SDM नगरपालिका मंडल से और कलेक्टर से, ये आप लिख सकते हैं म्युनिसिपल कोड, ये 3 चीजें आपने लिख दी। इसका मतलब कलेक्टर देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये एप्लीकेशन पहले यानी मेरे साथ किसके पास में भी पहुंच गई, SDM के पास में भी पहुंच गई और म्युनिसिपल कोड या नगरपालिका मंडल के चेयरमैन के पास में भी पहुंच गई, और कलेक्टर कहने का मतलब SDM को पता चल जाएगा कि काम तो करना ही पड़ेगा कि एप्लीकेशन की जो कॉपी कहां तक पहुंची हुई है, कलेक्टर तक गई हुई है, इसलिए हम CC लगा करके इन सबको हम बता सकते हैं। या तो हम बोलेंगे सर मैंने ये कॉपी एक कलेक्टर को भी भेज दी, वे बोलने की आवश्यकता नहीं, आप उसके अंदर इंक्लूड करो CC लगा करके और उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। PP सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपकी इन फ्यूचर लाइफ में आपके कहीं पे भी काम पड़े ऑफिशियल लेटर लिखने का। PP का मतलब सपोज दैट अपने स्कूल से लेते हैं कि हमारे स्कूल में मान लो कि आज कहीं पे RT के फॉर्म चल रहे, RT के बच्चों का कोई रिपोर्ट आप कहां पे भेजनी है, PO के ऑफिस में भेजनी है,
ठीक है। बीओ के ऑफिस में आपको एक लेटर लिख करके भेजना है। और आज जो हमारे जो प्रिंसिपल सर है और वो मान लो किसी कारणवश से आज ही आपको रिपोर्ट देनी है, वो किसी कारणवश से कहीं पे गए हुए, वो मौजूद नहीं है। अब आपको क्या करना है, नीचे तो क्या कहेंगे कि सेंटर नेम तो कौन आएगा, प्रिंसिपल भेजेगा किसको, बीओ या डीओ जिसको भी, तो इसका मतलब प्रिंसिपल का साइन होना चाहिए। इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है प्रिंसिपल के साइन हो, स्कूल की मोहर लगाओ, ठप्पा लगाओ स्कूल का, और यहाँ पे आप साइन किसके हो जाएंगे, कोई सीनियर टीचर है उस पर आराम से साइन हो सकते हैं, वो साइन करेगा। तो साइन करने के साथ में वो क्या लगेगा, उस नाम के साथ क्या लगेगा, जैसे यहाँ पे उसने कोई भी साइन कर दी है और यहाँ पे क्या लिख देगा पीपी, और नीचे क्या देगा, जैसे उसके साइन के नीचे क्या आती है मोहर लगा दी, ठप्पा लगा दिया। इसका मतलब पीपी का मतलब क्या होगा, पर प्रोपोर्शनल। पर प्रोपोर्शनल का मतलब कि जो वो व्यक्ति जिसका साइन है वो व्यक्ति प्रिंसिपल नहीं है, मोहर तो किसकी लगी, प्रिंसिपल की, लेकिन जो व्यक्ति ने साइन किया वो प्रिंसिपल नहीं है, उसकी जगह कोई वरिष्ठ दूसरा टीचर भी हो सकता है या वरिष्ठ अधिकारी हो सकता है, कोई भी है, उसके नीचे स्तर का कोई भी व्यक्ति है वो भी उसने क्या किए, साइन किए। तो वो जो आने वाली जो रिपोर्ट है या जो लेटर है वो उसी सेम ऑफिस के कार्यालय से है, लेकिन वो व्यक्ति मौजूद नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया कि लेटर को किस प्रकार से लिखा जाता है, किस प्रकार से आपकी एडिटर के लेटर है जो एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट क्लास में, आज मैं आपके सामने एक नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा, उसी क्लास में आपको एक जो फॉर्मेट दूंगा एडिटर लेटर लिखने का तरीका बताऊंगा, किस प्रकार से एडिटर का लेटर लिखा जाता है, और आप उस फॉर्मेट को देख करके आराम से तैयार कर सकते हैं। और एक फॉर्मेट देने के बाद में आपको पूरे के पूरे कंप्लीटली एडिटर लेटर की मैं गारंटी देता हूँ कि उस फॉर्मेट के बेस पे आप उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कभी भी। लेकिन ये जो आपको मैंने चीजें बेसिक चीजें बताई इनको नोट कर लें, दिमाग में सेव रखें, ठीक है। कई बार तो ऐसा दिमाग रहता है घर लेवल का कि जो सेलिब्रेशन है उसको भूल जाते हैं, कभी डेट को छोड़ करके चले जाते हैं। अरे मैं जानता हूँ कि भी 10th या 12th के बच्चों को प्रैक्टिस करवानी पड़ती है, बार-बार करके इसकी प्रैक्टिस करें, ये नहीं समझ में आ गया तो हो गया, समझ में आने से नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको ये चीजें बार-बार दिमाग में रहेगी। इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में क्या आएगा, या तो डेट लिखना छोड़ देंगे पूरा लेवल लिखने, सर मैं तो डेट भूल गया, अरे भूल गया अच्छी बात है, लेकिन आगे से नहीं भूलना है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, उसमें काटाकाटी करते हैं, उसमें गलती करते हैं। एग्जाम में मान लो ऐसे भी आपका माइंड से आप टेस्ट नहीं होते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, डेट भूल जाते हैं, कभी सेलिब्रेशन ऑर्डर भूल जाते हैं, कभी सब्जेक्ट भूल जाते हैं, छोटी छोटी चीजें होती है उसको भूल जाते हैं, और बोलने के बाद क्या होता है, भूल गया, और पूरा पेज नोट कर दिया, मैंने तो लिख दिया लेटर, तो अब क्या करते हैं, उसको काटाकाटी करते हैं, उसको काट देते हैं, नए पेज से शुरू करते हैं, 10 मिनट आपकी खराब हो गई, और उसको नहीं काट पीट करते हैं, मान लो डेट तो अपन कहीं पे भी घुसा देंगे। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, डेट तो हम कहीं पे भी लिख देते हैं, जैसे मान लो सब्जेक्ट रह गया तो सब्जेक्ट को कहाँ पे लिखेंगे, इसका मतलब क्या करते हैं, उसको काट देते हैं, नेक्स्ट पेज में कर देते हैं, वो गलत होता है, उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएगी उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे, जो लेटर राइटिंग किस प्रकार से लेटर में आप डिजिटल लेटर को मैं आपके सामने लेके आऊँगा, और उस लेटर के बारे में अपन पढ़ेंगे, सीखेंगे, और किस प्रकार से आप डिजिटल के लेटर लिख सकते हैं। और ये फॉर्मेट आपको पूरी तरह दिमाग में सेव होना चाहिए, आपको इसी प्रकार से लेटर लिखने की कोशिश नहीं, इसी प्रकार से आपको लेटर हमेशा लिखने। ओके स्टूडेंट्स, बाय।